हेलो गाइस। सो पिछली वीडियो में हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम तक मैंने आपको बता दिया था और अच्छे से समझा दिया था। और आई होप आपने पिछला वीडियो देख लिया है। अगर नहीं देखा तो जाके पहले उसे देख लीजिए, तभी आगे समझ में आएगा। तो अब आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक जो है वो है रिजल्टेंट ऑफ अ कंकरेंट फोर्स सिस्टम। रिजल्टेंट ऑफ अ कंकरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। और इसी को इसमें क्या आता है, इसमें बहुत सारे फोर्सेस रहेंगे, इसमें बहुत सारे फोर्सेस रहेंगे, उनमें हम देखेंगे कि उसका रिजल्टेंट कैसे बनेगा, ठीक है। और इसी को हम लोग पॉलीगॉन लॉ भी इसी को कहेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पॉलीगॉन लॉ। अब इसमें क्या कहता है ये पॉलीगॉन लॉ? ये पॉलीगॉन लॉ कहता है इफ देयर आर मोर देन टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड बाय अ कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन टेकन इन ऑर्डर, then their resultant will be represented by closing side of the polygon taken in opposite order, ठीक है। तो पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं जल्दी से, उसके बाद इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। if more than two forces acting at a point are represented by consecutive sides of a polygon। पॉलीगॉन क्या होता है आप लोगों को पता है ना? एनी क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पॉलीगॉन। जैसे कि ये एक ट्राइंगल, ये एक रेक्टेंगल, ये कोई सभी कितने भी साइड वाला कोई क्लोजिंग साइड हो जिसमें फिगर क्लोज हो रहा हो, उसको हम लोग पॉलीगॉन बोलते हैं। पॉलीगॉन taken in order, then their resultant will be represented by closing side of the polygon, but taken in opposite order। अब इसका मतलब समझेंगे हम लोग क्या बोल रहा है ये पॉलीगॉन लॉ ये क्या बोलता है कि कोई भी इफ अगर मोर देन टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, हमने देखा था इससे पहले कि दो फोर्सेस वाले जिसमें कि हमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, और हमने ये देखा था कि कोई फोर्स को दो पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं, ये लगा के साइन थीटा, ये कॉस थीटा एंड साइन थीटा, ये वाला हमने देखा था दो फोर्सेस के लिए। और पैरेललोग्राम लॉ देखा था हमने, वो भी दो फोर्सेस के लिए। मगर अगर दो फोर्स से ज्यादा लग रहा है किसी पॉइंट पे, तो उसके लिए पॉलीगॉन लॉ आता है। तो ये क्या कहता है, अगर किसी पॉइंट पे दो फोर्स से ज्यादा लग रहा है और तो क्या कर सकते हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सिक्यूटिव साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। और वो जो फोर्सेस लग रहा है उसको अगर हम कॉन्सिक्यूटिव साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन की तरह शो करेंगे, मान लेते हैं एक यहाँ फोर्स लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे चार फोर्स लग रहा है, इसको मान लेते हैं ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या बना सकते हैं, एक पॉलीगॉन बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये जो साइड बच गया, क्या कह रहा है, देन देयर रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन। तो ये इसका क्लोजिंग साइड होगा, सॉरी ये मैंने उल्टा बना दिया इसको, ये बिल्कुल कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए। देखिए यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। तो इसका जो क्लोजिंग साइड होगा वो इसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। बट कैसे इसका ऑर्डर, इन टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर होना चाहिए। जैसे कि ये सब फोर्स इधर से आ रहा है, तो ये जो फोर्स का रिजल्टेंट होगा वो इसका क्लोजिंग साइड होगा, ये इसका क्लोजिंग साइड है,
और इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, इन सबके ऑपोजिट। ये ऐसे आ रहा है तो इसका ऑपोजिट ऐसे हो जाएगा, तो ये रिजल्टेंट जो होगा वो ऐसे हो जाएगा। तो ये है पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है गाइस, और एक बात इसमें और इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि मैंने आपको बताया अभी, जैसे मान लेते हैं ये एक फोर्स है, ये कोई दूसरा फोर्स है, ये कोई तीसरा फोर्स है और ये कोई चौथा फोर्स है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसा होगा, इस ऐसे होगा। ठीक है, ये इसका R है, ये मान लेते हैं F1, F2, F3 एंड F4, ये इसका R हो जाएगा। ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में। तो ये क्या हुआ, इसका रिजल्टेंट है। और अगर ये इधर ना हो के अगर मैं इसको इधर बना दूं, इसको इसी को इधर बना दूं, मैं बता रहा हूं, तो हम लोग इसको बोलेंगे इक्विलिब्रेंट। ये अगर रिजल्टेंट होगा तो इधर, मतलब अगर पूरी बॉडी पे ऐसे फोर्स लग रहा है तो उसका रिजल्टेंट इधर होगा। और नहीं, अगर मैं इसी रिजल्टेंट को रिवर्स कर दूं तो क्या होगा, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, क्योंकि सिर्फ एक ही फोर्स इधर लग रहा है। रिजल्टेंट जो है वो क्या है, फाइनल फोर्स इधर लग रहा है। अगर मैं फाइनल फोर्स उल्टा इधर लगा दूं तो क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो इसलिए हमने इसे क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियंट। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। तो बहुत आसान सा टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं देखना, बस ये देख लीजिए। ये मान लेते हैं मैंने एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, कोई एक यहाँ फोर्स लग रहा है ऐसे, कोई फोर्स ऐसे लग रहा है, कोई फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, और मान लेते हैं कोई फोर्स एक ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं, इसको F3 मान लेते हैं और इसको F4 मान लेते हैं। और थीटा इसको मान लेते हैं θ1, θ3 θ4। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखिए ये तो अब इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, इसको प्रोजेक्ट कैसे करेंगे। ये देखिए, ये तो ठीक है, एक डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, तो हम इसको डायरेक्ट fx लिखेंगे। fx हम जब ने देखा था इसमें रिजल्टेंट, तो क्या होता है, एक्स और वाई डायरेक्शन में हमें फोर्स चाहिए होता है, मगर ये फोर्स तो इसमें नहीं है। ये फोर्स भी ना एक्स में ना वाई में, बीच में ये फोर्स भी नहीं है, सिर्फ हमें ये वाला फोर्स है। तो हम इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, इसको प्रोजेक्ट करेंगे। तो इस F2 को हम करेंगे प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री बना रहा है, थीटा बना रहा है, θ2। तो इसका जो फोर्स रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, इसका एक्स डायरेक्शन में आएगा एक, और एक वाई डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो जो वाई डायरेक्शन में जो होगा, और या फिर जो साइड थीटा से एंगल बना रहा होगा, उसे हम लिखेंगे F2 cos थीटा। ये हमेशा याद रखना है, जब भी जो साइड थीटा से एंगल बना रहा होगा उसे हम cos लेते हैं। ठीक है, F2 cos थीटा ये साइड हो जाएगा, और उसका ये साइड क्या हो जाएगा, F2 sin थीटा। और जो ऐसे जो मतलब जो एंगल नहीं बना होता उससे हम लोग साइन लेते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा F2 का, तो मतलब इधर एक F1 तो लग ही रहा है, एंड प्लस F2 cos थीटा भी हो जाएगा। तो इधर एक और क्या आ गया, F2 cos थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया, एक F2 sin थीटा। उसी तरह से हम F3 का भी लेंगे। तो देखिए F3 जो है वो किससे बना रहा है, ये बना रहा है इस हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इसका जो फोर्स होगा ये वाला cos बनाएगा, है ना, F3 cos θ3, सॉरी मैं θ2 लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे θ2 होगा, यहाँ पे θ2 होगा, यहाँ पे θ2 होगा। और ये क्या हो जाएगा, ये F3 sin θ3। ठीक है, ये वाला F2 sin θ2 भी यही है, और F3 sin θ3 भी यही है। उसी तरह से ये तो हो गया। अब ये F4 बचा हमारा, तो F4 में क्या, एक ये इसका रिजॉल्व होगा, और एक ये हो जाएगा ये वाला y वाला, ये हो जाएगा x वाला। तो ये किससे बना रहा है एंगल, ये x से बना रहा है, तो यही साइड हमारा ये वाला फोर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, F4 cos θ4, और ये क्या हो जाएगा,
F4 साइन थीटा 4। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? आई होप समझ में आ गई होगी। ये बहुत आसान था, ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो अब आगे चलते हैं। चलिए अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, इस पे एक फोर्स लग रहा है इधर 4 किलो न्यूटन का, एक फोर्स ऐसे लग रहा है इस पे 20 किलो न्यूटन का, और एक फोर्स ऐसे लग रहा है इस पे 16 किलो न्यूटन का, और एक फोर्स इस पे ऐसे लग रहा है 10 किलो न्यूटन का, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये स्क्वायर है, ये 4 सेंटीमीटर का इसका डिस्टेंस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए एक एक्स में क्या है, 4 इधर चल रहा है, 16 उधर चल रहा है। तो क्या करेंगे हम, 16 ये पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, उधर हमेशा साइन कन्वेंशन पता होगा आपको, और इस साइड वालों को नेगेटिव लेते हैं। तो 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एफ एक्स से आ गया हमारा ये इज इक्वल टू कितना आएगा, सॉरी 0 नहीं हो गई, कितना आएगा 12 न्यूटन, ठीक है। अब उसी तरह से समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकाल, तो हमें पता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें पता है एफ एक्स क्या हमारा 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, कितना आया यहाँ पे मैं इसका सॉल्व करके निकाल लेता हूँ। इसका आएगा 15.62 किलो न्यूटन, ठीक है। ये सब किलो न्यूटन में, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका रिजल्टेंट हमारा आ गया। अब इसका डायरेक्शन हमने रिजल्टेंट निकाल लिया, हमें पता है रिजल्टेंट की वैल्यू होती है अंडर रूट समेशन ऑफ ई एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ ई एफ वाई स्क्वायर। फर्स्ट हमने डायरेक्शन देखा था, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ये हमारा इस केस में था मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे। इसी क्वेश्चन में तो अब इसका हम अल्फा निकालेंगे, तो कितना आ गया tan इनवर्स, ये हमारा एफ वाई कितना है 10 अपॉन 12, ठीक है। तो हमारा ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स 10 अपॉन 12 हो गया। इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। हमारा आ गया 39.8, ठीक है। ये हमारा एंगल आ गया। अब मतलब क्या हुआ, इसका जो रिजल्टेंट होगा ये ऐसे कहीं पे होगा, और इसका जो रिजल्टेंट है ये एंगल बनाएगा, ये कितना बनाएगा 39.8, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को ये क्वेश्चन, तो इसे नोट कर लीजिए। अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो है वेरिग्नॉन्स थ्योरम। तो इसे समझेंगे क्या होता है। वेरिग्नॉन्स थ्योरम, तो सबसे पहले इसका एक फिगर बनाते हैं। मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, ठीक है। इस पे मैं मान लेते हैं कि ये एक यहाँ से फोर्स लग रहा है F, ठीक है। तो इसका अब अगर हम कंपोनेंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा F cos थीटा,
अगर यहाँ पे थीटा मैंने ले लिया है तो, और ये क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं ये देखिए, ये वेगनॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कहता है कि कोई अगर हम मोमेंट ले रहे हैं, अगर हम किसी बॉडी में किसी एक फोर्स का मोमेंट ले रहे हैं तो उसका जो मोमेंट आएगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, वो जो हम जिस फोर्स का मोमेंट लिए उसके रिजल्ट, उसका जो कंपोनेंट होगा उस दोनों के अलग अलग, उस दोनों का अलग अलग मोमेंट निकाले या फिर उसके रिजल्टेंट का एक मोमेंट निकाले तो वो इक्वल होगा। तो इसको हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका। तो देखिए moment of a force about any point is equal to the sum of the moments of the components of that force about हैं तो उसका जो मोमेंट आएगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, वो जो हम जिस फोर्स का मोमेंट लिए उसके रिजल्ट, उसका जो कंपोनेंट होगा उस दोनों के अलग अलग, उस दोनों का अलग अलग मोमेंट निकाले या फिर उसके रिजल्टेंट का एक मोमेंट निकाले तो वो इक्वल होगा। तो इसको हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका। तो देखिए मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट any point is equal to the sum of the moments of the components of that force about the same point। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो ये 3 मीटर है और ये डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है और ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ O है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट के अबाउट हमें क्या करना है, हमें मोमेंट निकालना है। हमें एक बार क्या करेंगे, हम इस F का मोमेंट निकालेंगे और दूसरी बार क्या करेंगे, इस दोनों का मोमेंट, इसके कंपोनेंट का मोमेंट निकालेंगे अलग अलग। तो क्या होगा, इसका मोमेंट प्लस इसका मोमेंट, F cos थीटा का मोमेंट प्लस F sin थीटा का मोमेंट, इन दोनों का जो सम होगा वो इक्वल होना चाहिए F के मोमेंट से। ठीक है, तो अगर हम इसे पीछे करें, ठीक है, तो इसका हमें पता है कि जो मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें किससे निकालना है, हमें O से निकालना है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो हम इसे मान लेते हैं ये D है। ठीक है, बाकी हमें ये और ये तो मालूम ही है। ठीक है, तो अगर हम पहले क्या करते हैं, पहले हम अलग अलग इन दोनों का निकालते हैं। ठीक है, मोमेंट एट O, ठीक है, क्या हो जाएगा मोमेंट एट O, अगर हम सिर्फ इसका निकालें रिजल्ट है, मतलब इस बार F का निकालें तो क्या हो जाएगा, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस D। ठीक है, अब ये जो होगा ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के, इन दोनों के मोमेंट के सम के। तो क्या हो जाएगा, F1 sin थीटा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये 2 मीटर। देखिए O पॉइंट से ये वाला फोर्स अगर यहाँ आ जाए, ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है, ये इसका डिस्टेंस है, ये 2 मीटर, ये किसका परपेंडिकुलर है, F1 sin थीटा। तो क्या हो जाएगा, F1 sin थीटा इंटू 2। ठीक है, प्लस एक बचा हुआ हमारा, अब देखिए F1 cos थीटा, इस पे इसके परपेंडिकुलर कौन सा डिस्टेंस है, ये देखिए ये हमारा पॉइंट है, इसके देखिए इसके परपेंडिकुलर ये वाला है, मतलब ये डिस्टेंस कितना हमें दिया हुआ है, ये 3 मीटर दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, F1 cos थीटा इंटू 3। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया, मतलब कि ये जो मोमेंट है, टोटल मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द कंपोनेंट वाला मोमेंट। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, चलिए इसको नोट कीजिए। अब इसमें जरा मैं रिफिल कर लेता हूँ, इसको खत्म हो गया ये।
स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक हमारा अगला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री बॉडी डायग्राम। ये समझते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप न्यूमेरिकल बनाइएगा, अगर आपको ये फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गया तो वो न्यूमेरिकल आपसे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो पहले समझते हैं ये क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। कोई एक फिगर हमें दिया हुआ है, मान लें बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, हम उसको क्या करेंगे, जो हमारा बॉडी है उसमें जिस पे हमें कुछ निकालना है, जिस पे हमें जो फोर्स लग रहा है जिस पे, या फिर जिस पे कोई रिएक्शन लग रहा है, उस बॉडी को हम उस पूरे सिस्टम से अलग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उस पे जो भी फोर्स लग रहा है, जो भी रिजल्टेंट लग रहा है, जो भी रिएक्शन लग रहा है, उन सबको उस बॉडी पे हम अलग से शो करेंगे, ठीक है। तो बस वही हमारा हो जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसका पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिखिए, एन एफ B is a sketch of a body or a part of a body completely isolated from other bodies, showing the interaction of all other bodies by forces. अब इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है ये। एन एफबीडी इज अ स्केच ऑफ अ बॉडी, ठीक है। एफबीडी क्या है, स्केच है किसी बॉडी का, किस बॉडी का स्केच है, और अ पार्ट ऑफ अ बॉडी, या फिर किसी बॉडी के पार्ट का या किसी बॉडी का स्केच है, विच कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर बॉडी, जो कि आइसोलेटेड है, मतलब कि अलग है बिल्कुल, इसको हमने अलग कर लिया है, ठीक है। आइसोलेटेड फ्रॉम अदर बॉडी, दूसरी बॉडी से अलग है, शोइंग द इंटरैक्शन ऑफ ऑल द अदर बॉडीज बाय फोर्सेस, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है कि हमने जो बॉडी को अलग किया है, वो उस पे जो भी फोर्स लग रहा है किसी दूसरे बॉडी के जरिए से, उसको शो कर देना है, ठीक है। जैसे कि अब इस एग्जांपल से समझिए, जैसे कि ये कोई एक फ्लोर है, मैंने इसमें एक बॉक्स रख दिया है, उसके ऊपर एक और बॉक्स रख दिया है, ठीक है। इसका वेट W1 है, इसका वेट W2 है, ठीक है। ये भी, इसका फोर्स भी नीचे लग रहा होगा, इसका फोर्स भी नीचे लग रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये जो दो बॉडी है, इसको हम क्या करेंगे, हम इसको पूरा सिस्टम मान लेंगे, हम इस पर काम कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, हम इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे अलग से, जो कि सरफेस से अलग होगा। तो यहाँ मान लेंगे ये सरफेस था। अब क्या करेंगे, हम इस बॉडी का, इसको हटा देते हैं अभी फिलहाल, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो हम इसको हम आइसोलेट कर लेंगे इस पूरे सिस्टम से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ऐसे एक बॉडी है, एक ऐसे बॉडी हमारा, ये हमारा W1 है, ये हमारा W2 है, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, ये जब इसको हटाएंगे तो इसके बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा, यहाँ से ये जो है ये वेट लग रहा होगा ऊपर से इस फ्लोर पे, और ये फ्लोर उतना ही फोर्स लगा रहा होगा ऊपर नॉर्मल बना के, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, ये हमारा इस पे लग रहा होगा नीचे की तरफ फोर्स, ठीक है। इसको हम बोलेंगे, मान लेते हैं यहाँ हमारा फ्लोर था, ठीक है। तो ये जो बॉडी है, ये एक नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी, और उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ये भी लगा रहा होगा, ठीक है। तो ये अगर N2 है तो ये भी N2 होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। और अगर हम इस दोनों बॉडी में भी देखें, इस दोनों बॉडी को भी अलग करके देखें, तो ये दोनों बॉडी अलग हो कैसे हो जाएगी, ये हमारा W1 और ये हमारा, हमने इन दोनों को भी अलग अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इस बॉडी का भी वेट इस पे लग रहा होगा, ठीक है। तो इस बॉडी का वेट इस पे लग रहा होगा, ये मान लेते हैं, मैंने मान लिया N1, ठीक है। और उतना ही वेट ये ऊपर लगा दे रहा होगा, ये नॉर्मल, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा N1, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। ये मैंने पहले ये पूरा बॉडी था, इस दोनों बॉडी को पहले मैंने अपने फ्लोर से अलग करके दिखाया है। तो क्या हो जाएगा, ये कोई नॉर्मल फोर्स, ये कोई फोर्स लगा रहा है ऊपर से, उतना ही फोर्स ये भी लगा रहा होगा, ठीक है। अब अगर ये दोनों बॉडी भी अलग करके दिखाया हमने,
क्या हो जाएगा, ये भी कोई फोर्स लगा रहा होगा तो ये भी ऊपर से कोई फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया आप लोगों को, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स एंड देयर रिएक्शंस। ठीक है, हमने देखा हुआ है कि बहुत सारे टाइप ऑफ फोर्स मतलब टाइप्स ऑफ सपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो अब टाइप सपोर्ट क्या होता है, सबसे पहले तो सपोर्ट क्या होता है, a thing will to constrain the motion of the body। ठीक है, कोई एक ऐसा चीज जो कि किसी बॉडी के मोशन को कंस्ट्रेन कर मतलब कि रोकता हो। ठीक है, जैसे कि ये जो ये एक बॉडी है, ये मान लो ये दीवार है, ये इसमें लगा हुआ है। ठीक है, अब ये बॉडी अगर इसमें चिपका हुआ है, ये मान लीजिए इसमें एक कैंटिलीवर बीम के जैसा चिपका हुआ है ये। ठीक है, ये ऐसे, तो क्या ये बॉडी एक डायरेक्शन में मूव कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ से ये फिक्स है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसका मोशन को इसने कंस्ट्रेन कर दिया। तो ये एक सपोर्ट था, इसको बोलते हैं फिक्स सपोर्ट। तो ये इस बॉडी का एक सपोर्ट था। तो इसने क्या किया, इसने इसके मोशन को कंस्ट्रेन कर दिया, मतलब इसके एक्स डायरेक्शन के मोशन को कंस्ट्रेन कर दिया, इसके वाई डायरेक्शन के मोशन को भी कंस्ट्रेन कर दिया, और इसके मोमेंट को भी। क्या ये घूम सकता है? कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो इसने भी कंस्ट्रेन कर दिया। मतलब कि इस फिक्स सपोर्ट ने इसके मोशंस को कंस्ट्रेन कर दिया। तो इधर हम देखेंगे और कितने टाइप के सपोर्ट होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सपोर्ट है, सबसे पहले सपोर्ट का डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो छोटा सपोर्ट का डेफिनेशन लिख दिया, क्या होता है सपोर्ट? टू कंस्ट्रेन द मोशन ऑफ द बॉडी। क्या होता है, ये बॉडी के मोशन को कंस्ट्रेन मतलब होता है रोकना, लिमिटेशन, लिमिट लगाना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कितने टाइप ऑफ सपोर्ट। सबसे पहले टाइप ऑफ सपोर्ट जो होता है वो हमारा होता है रोलर सपोर्ट। ठीक है, रोलर सपोर्ट में क्या होता है, ये मान लेते हैं कोई सरफेस है, ये हमारा एक, इसको हम ऐसे शो करते हैं, ये दो व्हील्स लगे हुए हैं। ठीक है, चलो मान लेते हैं ऐसे कोई बीम रखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, तो अब ये जो सपोर्ट होगा, ये क्या करेगा, ये क्या इसे एक्स डायरेक्शन में जाने को दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे व्हील्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये तो जा सकता है। ठीक है, क्या ये इसे वाई डायरेक्शन में जा सकता है? क्या ये इसे इसके अंदर मूव कर सकता है? ऐसे मूव कर सकता है? ये नहीं कर सकता, क्योंकि इसके व्हील्स तो इधर उधर मूव कर सकते हैं, उस तरफ उस डायरेक्शन तो नहीं मूव कर सकते ना। तो ये क्या इसमें दे रहा है, और क्या ये मोमेंट, क्या ये इसको मोमेंट लगाने दे रहा है? क्या ये बॉडी ऐसे मूव कर सकती है या फिर ऐसे मूव कर सकती है? तो हाँ, ये कर सकती है। ठीक है, तो हमारे जो रोलर सपोर्ट है, दिस सपोर्ट विल कंस्ट्रेन ट्रांसलेशन इन वाई डायरेक्शन। तो ये जो रोलर सपोर्ट है, ये कौन से मोशन में कंस्ट्रेन लगाएगा? ये वाई डायरेक्शन में मोशन को कंस्ट्रेन कर देगा, मतलब वाई डायरेक्शन वाले मोशन को। ये एक्स डायरेक्शन में इसने अलाउ कर दिया, ठीक है, मोमेंट भी इसने अलाउ कर दिया, मगर इसने वाई डायरेक्शन वाले मोशन को कंस्ट्रेन कर दिया। कौन सा सपोर्ट? रोलर सपोर्ट में। ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे ये बात। अब ये रोलर सपोर्ट का रिएक्शन देख लेंगे। कोई एक बॉडी मान लेते हैं, जैसे ये बॉडी हमारी, रोलर को ऐसे भी शो कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये रोलर सपोर्ट हमारा हो गया, ऐसे भी शो किया जा सकता है, ये व्हील लगा हुआ। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम इस पे, अब रिएक्शन कैसा लगता है। इसे अगर हम एफबीडी ड्रॉ करेंगे इसका, तो इसका एफबीडी कैसा होगा, ये इसका एफबीडी है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इस पे, क्या देखिए, इस पे एक्स डायरेक्शन में मूव कर पा रहा है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में इसमें कोई रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, अब मोमेंट, ये ऐसे भी मूव कर सकता है और ऐसे मूव कर सकता है, तो इस पे भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो इसलिए भी कोई इस पर से नॉर्मल रिएक्शन, उस पर रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा। एक्स डायरेक्शन में कोई रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा। जिस डायरेक्शन में मोशन कंस्ट्रेन होगा उसी डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगेगा। तो इसमें कौन सा, इसमें वाई डायरेक्शन में जो है मोशन कंस्ट्रेन है, इसलिए इसमें रिएक्शन कैसे लगेगा, सिर्फ एक रिएक्शन लगेगा जो कि वाई डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब अगला सपोर्ट समझते हैं हम लोग।
समझते हैं हम लोग दूसरा सपोर्ट, हमारा दूसरा टाइप है जिसका नाम है हिंज सपोर्ट, या हम इसी को बोलते हैं पिन सपोर्ट। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है पिन सपोर्ट, मतलब किसी पिन से इसे पकड़ रखा है। जैसे कि आपने डोर देखा होगा, किसी दरवाजा देखा होगा, दरवाजा यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो जॉइंट होता है ये दरवाजा ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है। ठीक है, जैसे कि ये अगर इसमें यहाँ पिन जॉइंट लगा हुआ है तो हम इसे ऐसे मूव कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, ना ये ऐसे मूव कर सकता है और ना ये ऐसे मूव कर सकता है। ठीक है, तो हमारा जो पिन सपोर्ट होगा, इसका अगर हम कोई फिगर ड्रॉ करेंगे, इसका अगर डायग्राम शो करेंगे तो कैसे करेंगे, इसे हम शो करते हैं ऐसे। ठीक है, ये हमारा पिन लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा पिन एक शो करना हुआ, या फिर इसे हम ऐसे भी करते हैं। ठीक है, ये हमारा पिन सपोर्ट है, यहाँ पे पिन लगा हुआ, एक पिन से जॉइंट लगा हुआ है। तो अब अगर पिन यहाँ से लगा देंगे हम, तो ये बॉडी इसमें जो कैसे मूव कर पाएगी, ऐसे मूव कर पाएगी, सिर्फ ऐसे और ऐसे। ठीक है, यहाँ पे पिन लगा हुआ, ना ही ये आगे बढ़ पाएगी और ना ही ये अंदर मतलब एक्स डायरेक्शन की तरफ जा पाएगी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा मोशन कंस्ट्रेन हुआ, इसमें एक्स डायरेक्शन मोशन कंस्ट्रेन हो जाएगा, इसमें नहीं मूव पाएगा, और वाई डायरेक्शन वाले में भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें दो मोशन कंस्ट्रेन हो गया। पिछले वाले में कितना मोशन कंस्ट्रेन था, सिर्फ एक मोशन, जिसमें कि वाई डायरेक्शन वाला, मगर इसमें दो मोशन कंस्ट्रेन है। ठीक है, तो इसका हम एफबीडी जो बनेगा एक ऐसा बनेगा, मान लेते हैं इसका हम एफबीडी बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसका तो यहाँ पिन लगा देते हैं। इसका पहले क्या होगा, एक इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, तो इधर से क्या लगेगा, एक रिएक्शन लगेगा एक्स डायरेक्शन की तरफ, इसे हम बोल लेते हैं आर एक्स रिएक्शन। और एक वाई डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे तो क्या करेंगे इसे, आर वाई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हिंज सपोर्ट और पिन सपोर्ट। अब अगला चलते हैं, हमारा अगला सपोर्ट हमारा है फिक्स्ड सपोर्ट। थर्ड इज फिक्स्ड सपोर्ट। जो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था वो फिक्स्ड सपोर्ट का था। जैसे कि मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, ये इसमें फिक्स्ड है बिल्कुल। ठीक है, मान लेते हैं इसको ऐसे, ये बॉडी जो है इसमें घुसी हुई है, तो ये ऑब्वियस है, ये क्या हो जाएगा, ये आगे ये ना तो मोमेंट या तो इधर मूव कर पाएगी, ना तो एक्स डायरेक्शन में मूव कर पाएगी और ना तो वाई डायरेक्शन में मूव कर पाएगी। तो इसमें जो है कौन कौन से मोशन कंस्ट्रेंट है, एक्स डायरेक्शन वाला मोशन कंस्ट्रेंट है, वाई वाला मोशन कंस्ट्रेंट है, और मोमेंट जो है वो भी कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो हमारा जो फिक्स सपोर्ट होता है उसमें हमारा तीनों का तीनों डायरेक्शन कंस्ट्रेंट होता है, तीनों मूवमेंट कंस्ट्रेंट होता है। तो इसलिए हमारा जो इसका एफबीडी बनेगा, ये हमारा जो एफबीडी बनेगा, इसमें क्या होगा, कौन कौन से रिएक्शन लगेंगे, एक तो इसमें आर एक्स लगेगा। ठीक है, एक्स की तरफ से मोशन कंस्ट्रेंट है, आर वाई भी लगेगा, वाई की तरफ से मोशन। अगर देखिए अब मैं इधर क्यों नहीं लगा रहा हूँ आर वाई, क्योंकि फिक्स किधर से, इधर से, तो रिएक्शन किधर लगेगा, इधर ही लगेगा। इसीलिए मैंने और सब जो पिछला बताया था हिंज, जहां पर से पॉइंट था वहीं पर रिएक्शन लग रहा था। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा बात वाली। और भाई और इसमें क्या लगेगा, मोमेंट। तो मोमेंट भी क्या होगा इसमें, मान लेते हैं इधर से मोमेंट, इसमें जो मोमेंट लगेगा इधर से, ये भी इसमें इसको हम एम मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये इसका एफबीडी हो जाएगा। इसमें कौन कौन से रिएक्शन लगा, ये हमने सिर्फ आपको रिएक्शन बताया ये वाला। ठीक है, ये फिक्स सपोर्ट ऐसा होता है, और इसमें रिएक्शन फोर्स जो लगता है वो ये तीनों लगता है। उसी तरह से जैसे मैंने हिंज में बताया आपको, उसमें 2 लगता है, और जो उससे पहले बताया था उसमें 1 लगता है। ठीक है, तो ये हमारा टाइप्स ऑफ सपोर्ट हो गया। तो आज के लिए इतना ही टाइम देते हैं, अब अगले वीडियोस में देखेंगे आगे के पार्ट।